Hello everyone, welcomes again in my video. Today we are going to start chapter 5 of civics, the judiciary. इससे पहले आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। शुरुआत करते हैं अपने पहले टॉपिक दी जुडिशियरी से। In India, we have the rule of law. Laws are applied equally to all persons and a certain set of fixed procedures need to be followed when a law is violated. To enforce this rule of law, we have a judicial system that consists of the mechanism of courts that a citizen can approach when a law is violated. As an organ of state, the judiciary plays a crucial role in the functioning of India's democracy. It can play this role only because it is independent. न्यायपालिका। जैसा कि हम जानते हैं, भारत में हमारे पास कानून का शासन है। कानून सभी व्यक्तियों के लिए समान रूप से लागू होते हैं और जब कानून का उल्लंघन होता है तो निश्चित प्रक्रियाओं का एक निश्चित रूल्स का पालन करना पड़ता है। इस कानून के नियम को लागू करने के लिए हमारे पास एक न्यायिक प्रणाली है जिसमें अदालतें के तंत्र शामिल हैं जो एक नागरिक का दृष्टिकोण कर सकता है जब एक कानून का उल्लंघन होता है। राज्य के अंग के रूप में न्यायपालिका भारत के लोकतंत्र के कामकाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह इस भूमिका को केवल इसलिए निभा सकती है क्योंकि यह स्वतंत्र है। रोल ऑफ द जुडिशियरी। न्यायपालिका की भूमिका। कोर्ट्स टेक डिसीजंस on a very large number of issues. Broadly speaking, the work that the judiciary does can be divided into the following. न्यायालय बहुत बड़ी संख्या में मुद्दों पर निर्णय लेता है। मोटे तौर पर जो न्यायपालिका करती है उसे निम्नलिखित 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, विवाद समाधान। The judicial system provide a mechanism for resolving dispute between citizen and government, between two state government and between the center and state government. न्यायिक प्रणाली नागरिकों के बीच विवाद सुलझाने का एक तंत्र प्रदान करती है। साथ ही नागरिकों और सरकार के बीच के विवाद, 2 राज्य सरकारों के बीच के विवाद और केंद्र और राज्य सरकारों के बीच के विवाद को सुलझाने का कार्य करती हैं। दूसरा बिंदु है जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा। As the final interpreter of the Constitution, the judiciary also has the power to strike down particular laws passed by Parliament if it believes that these are a violation of the basic structure of the Constitution. This is called judicial review. संविधान के अंतिम व्याख्याकार के रूप में न्यायपालिका के पास संसद द्वारा पारित विशेष कानूनों को रद्द करने की भी शक्ति है यदि यह विश्वास कि यह संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन है। इसे न्यायिक समीक्षा कहा जाता है। तीसरा बिंदु है अपहोल्डिंग द लॉ एंड इन्फोर्सिंग फंडामेंटल राइट्स, कानून को लागू करना और मौलिक अधिकारों को लागू करना। Every citizen of India can approach the Supreme Court or the High Court if they believe that their fundamental rights have been violated. भारत का प्रत्येक नागरिक सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय का रुख कर सकता है यदि वे मानते हैं कि उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया गया है। अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, स्वतंत्र न्यायपालिका। The control that the politician hold over the judges does not allow for the judge to take an independent decision. This lack of independence would force the judge to make all judgment in favor of the politician. Although we often hear to rich and powerful people of India trying to influence the judicial process, the Indian Constitution protect against this kind of situation by providing for the independence of the judiciary. राजनेता न्यायाधीश के ऊपर जो नियंत्रण रखता है वह न्यायाधीश को स्वतंत्र निर्णय लेने की अनुमति नहीं देता है।
स्वतंत्रता की यह कमी न्यायाधीश को राजनीतिज्ञ के पक्ष में सभी निर्णय लेने के लिए मजबूर करती है। यद्यपि हम अक्सर भारत में अमीर और शक्तिशाली लोगों को न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश करते हुए सुनते हैं, लेकिन भारतीय संविधान न्यायपालिका की स्वतंत्रता प्रदान करके इस तरह की स्थिति से बचाता है। नेक्स्ट पॉइंट, one aspect of this independence is the separation of power. This is a key feature of the constitution. What means here is that other branches of the state like the legislature and the executive cannot interfere in the work of judiciary. The courts are not under the government and do not act on behalf. इस स्वतंत्रता का एक पहलू शक्ति का पृथक्करण है। यह संविधान की एक प्रमुख विशेषता है। यहाँ इसका अर्थ यह है कि राज्य की अन्य शाखाएं जैसे विधायिका और कार्यपालिका न्यायपालिका के कार्य में हस्तक्षेप नहीं कर सकती हैं, अदालतें सरकार के अधीन नहीं हैं और उनकी ओर से कार्रवाई नहीं कर सकती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, फॉर द above separation to work well, it is also crucial that all judges in the High Court as well as Supreme Court are appointed with very little interference of these other branches of government. Once appointed to this office, it is also very difficult to remove a judge. अच्छी तरह से काम करने के लिए उपरोक्त अलगाव के लिए यह भी महत्वपूर्ण है कि उच्च न्यायालय के साथ साथ उच्चतम न्यायालय के सभी न्यायाधीशों को सरकार की इन अन्य शाखाओं से बहुत कम हस्तक्षेप के साथ नियुक्त किया जाता है। एक बार इन कार्यालय में नियुक्त करने के बाद एक न्यायाधीश को हटाना भी काफी मुश्किल होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज the independence of the judiciary that allows the courts to play a central role in ensuring that there is no misuse of power by the legislature and the executive. It also plays a crucial role in protecting the fundamental rights of citizens because anyone can approach the court if they believe that their rights have been violated. यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता है जो अदालतों को यह सुनिश्चित करने में केंद्रीय भूमिका निभाने की अनुमति देती है कि विधायिका और कार्यपालिका द्वारा सत्ता का कोई दुरुपयोग न हो। यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि कोई भी अदालतों से संपर्क कर सकता है यदि वे मानते हैं कि उनके अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है। हमारा अगला टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट इन इंडिया। भारत में न्यायालयों की संरचना। देयर आर 3 different levels of court in our country. There are several courts at lower level while there are only one at the apex level. The courts that most people interact with are what are called subordinate or district court. These are usually at the district or tahsil level or in towns and they hear many kinds of cases. Each state is divided into districts that are presided over by a district judge. Each state has a high court, which is the highest court of that state. At the top is the Supreme Court that is located in New Delhi and is presided over by the Chief Justice of India. The decision made by the Supreme Court are binding on all the other courts in India. इसका अर्थ यह है हमारे देश में 3 अलग अलग स्तर की अदालतें हैं। निचले स्तर पर कई अदालतें हैं जबकि शीर्ष स्तर पर एक ही है। जिन अदालतों में ज्यादातर लोग जुड़े हुए हैं वे अधीनस्थ या जिला अदालत कहा जाता है। ये आमतौर पर जिला या तहसील स्तर पर या कस्बों में होते हैं और ये कई तरह के मामले सुनते हैं। प्रत्येक राज्य को उन जिलों में विभाजित किया जाता है जिनकी अध्यक्षता एक जिला न्यायाधीश द्वारा की जाती है। प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होता है जो उस राज्य का सर्वोच्च न्यायालय होता है। शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय है जो नई दिल्ली में स्थित है और इसकी अध्यक्षता भारत के मुख्य न्यायाधीश करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किए गए निर्णय भारत के अन्य सभी अदालतों के लिए बाध्यकारी होते हैं और सभी अदालतों को मानना होता है। आशा करते हैं आप सारे बिंदुओं को अच्छी तरह समझ पाए होंगे। आगे के बिंदुओं के लिए हम अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।